नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये पहली बार नहीं है जब सेंट्रल एजेंसी ने कोई कार्रवाई की हो भ्रष्टाचार को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और उससे जुड़े हुए तमाम जो आयाम होते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके कड़ियों को जोड़ने की जो एक कोशिश होती है एजेंसियों की, दस्तावेज जो बरामद करने की, जब्त करने की कार्रवाई होती है, वो कोई पहली बार नहीं की है देश में। लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं विक्टिम कार्ड। महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई करो, बदले की भावना से हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किसी पर भी हाथ डालो, केसीआर की बेटी के कविता, उनको गिरफ्तार करो, विक्टिम कार्ड शुरू। राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ करो, लालू यादव के खिलाफ करो, बदले की भावना से हो रहा है। और मोस्टली या तो वंशवादी परिवार हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअल में भ्रष्टाचार का है, घोटालों का है। लोगों को लगता है कि एक बार चुनाव जीत लिए, सत्ता में आ गए, तो भ्रष्टाचार करने का, लूटने का जैसे उनको लाइसेंस मिल गया है, परमिट मिल गया है। और अगर किसी केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति ने एजेंसियों को कहा कि आप मत देखो कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन सत्ता में है, अगर गड़बड़ी की है, अगर भ्रष्टाचार किया है, तो कार्रवाई करिए। शपथ समारोह के बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कम से कम दो चीजों पर हमारा जीरो टॉलरेंस होगा। एक करप्शन यानी भ्रष्टाचार, और दूसरा ये जो आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद है, ये किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि हो रही है, देश को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उनको जोड़ लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भट्ट साहब, जो कुछ आज तांडव हुआ है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, आपकी टिप्पणी, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी को 15 साल सत्ता में रहते पूरे हो गए हैं और इन 15 सालों में वो जो वादे करके आई थी सत्ता में, और जिस तरीके से उन्होंने 34 साल पुरानी सीपीएम की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो 15 साल बाद आज एक बात बहुत साफ हो गई है कि ममता बनर्जी केवल सत्ता में आने के लिए लड़ रही थी, और कोई ऐसा नहीं था कि ममता बनर्जी कोई गोल पोस्ट बदलने की लड़ाई लड़ रही थी। केवल सत्ता में आना था ममता, और केवल सीपीएम को हटाना था, और बाकी और केवल एकमात्र एम था सत्ता में आना है। हमें सत्ता में आने के बाद व्यवस्था में, शासन में, जनहित में कोई मूलभूत परिवर्तन करना है। ऐसा 15 साल में कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को अपनी जमीन को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, और ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा जब जब सीबीआई ने आज से 4 साल पहले कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सम्मन किया था पूछताछ के लिए, तो ममता बनर्जी जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाके बैठ गई थी डाल के कुर्सी। उसके बाद मामला कोर्ट में गया था, तो फिर वो उनको पूछताछ के लिए उनको शिलांग बुलाया गया था, पुलिस कमिश्नर को। और ईडी की टीम के ऊपर जो है संदेश खाली में हमला हुआ है, और भी कई जगह हमला हुआ है, सीबीआई की टीम पे हमला हुआ है, इनकम टैक्स की रेड हुई उस पर हमला हुआ है। तो ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर कलकत्ता, बंगाल में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आज जो ममता बनर्जी ने किया है वो तो स्वयं ममता बनर्जी ने लीड किया है, और मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला बनता है कि जिस तरीके से वो
जिस परिसर में ईडी की रेड चल रही थी, वहां पे घुस करके और ईडी की गाड़ियों के अंदर जो वो फाइल और हार्ड डिस्क और जो चीजें वो उन्होंने जब्त की थी उस इप्का कंपनी से, वो सब वो उठा ले गई। तो ये तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का मामला बनता है और ये बहुत गंभीर मामला बनता है। और चुनाव में अब मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। तो ये ममता बनर्जी क्या कोई उनकी कैलकुलेटेड रिस्क है या सीधी केंद्र को चुनौती है कि अगर दम हो तो मेरी सरकार को बर्खास्त करो, आर्टिकल 356 लगाओ। और जिस तरीके से उनकी आक्रामक और अभद्र भाषा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, ये तो हम लोगों ने भी हाल में देखा ही है। और आज भी उन्होंने ऐसी कुछ बोला है, बस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो घटना है ये केंद्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए। और ये सीधे सीधे साक्ष्य को नष्ट करने का एक गंभीर मामला बनता है भारतीय न्याय संहिता में, और इसमें तो लंबी सजा भी है। जहां तक आई बात विक्टिम कार्ड की, जो आपने बात कही, तो विक्टिम कार्ड की बात अगर करें तो बीजू जनता दल उड़ीसा को छोड़ करके भारत में सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो चाहे तमिलनाडु की डीएमके हो या अन्य राज्यों में हो, सबका जो राजनीतिक आचरण है एक ही है। और उसकी वजह केवल यही है कि ये बात साफ है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो सत्ता के संघर्ष की लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके गोल पोस्ट डिफरेंट हैं, गोल पोस्ट एक ही है, बस सत्ता में आना है। नरेंद्र मोदी ने इस चीज को बदला है, जिस तरीके से 12 साल में वो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी, जिस तरीके से उन्होंने पूरे शासन प्रशासन में और खास करके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में योजनाओं को लागू करने में जो ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, पूरी व्यवस्था को डिजिटाइज करके, और जिस तरीके से कई हजार करोड़ रुपया ममता बनर्जी जो फेक तरीके से उन्होंने जो मनरेगा के जो है फर्जी बिल बनवाए थे, वो पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया। इस सब को लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशानी है और तमाम राज्यों को जो है केंद्र सरकार की द्वारा जो योजनाएं चल रही उसका पैसा पाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वो फर्जी बिल जो सबमिट करते हैं वो अब केंद्र में स्वीकार नहीं हो रहे हैं। और 2 ही राज्यों में ज्यादा संघर्ष है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों की जो कहानी है, वो इनके पास ना तो कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, ना कोई लॉन्ग टर्म विजन होता है। ये केवल परिवार और एक व्यक्ति के करिश्मे पर आधारित होती है। यूपी में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल है। इनमें क्या है सिवाय एक व्यक्ति है और एक परिवार है और एक व्यक्ति का करिश्मा है, बस। और अपनी जाति के वोट को गोलबंद करो। ममता बनर्जी जो है 2011 में सत्ता में आने के पहले सारे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की बात करती थी कि सब इनको बाहर निकालो। एक बार तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल भी फाड़ दिया था जब सीए का बिल आया था, और उस समय यूपीए सरकार थी। और आज ममता बनर्जी जो है उन्हीं बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी पैरोकार, सबसे बड़ी वकील और सबसे बड़ी मसीहा बन के उभर गई है। तो यानी उनका भी गोल पोस्ट वही एक ही था, सत्ता में आना है। और अब उनको चुनौती मिल रही है, लगातार चुनौती मिल गई है, और अब जो है वो बीजेपी से लड़ने में पस्त हो रही है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो वहां एसआईआर किया है और जो वहां बड़ी संख्या में जो वोट करते हैं बांग्लादेशियों के, उससे भी ममता बनर्जी बहुत बौखलाई हुई है। और ये बौखलाहट आज साफ दिखाई पड़ रही थी और ये कम नहीं होने वाली है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ईडी इसके ऊपर जो है अलग से कलकत्ता में एफआईआर कराएगी कि ये इन्होंने जो भ्रष्टाचार मामला केवल जो है ममता बनर्जी पार्टी का वो काम देख रही कंपनी ये नहीं है। कोयले के मामले में, कोयले के ट्रेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें कई अरब रुपया इस कंपनी के खाते में आया है। तो ये मामला गंभीर है, पीएमएलए का मामला है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना एक गंभीर अपराध है। देन आई होप कि ईडी विल सर्टेनली टेक सम एक्शन इन दिस रिगार्ड और इनके खिलाफ कलकत्ता में एफआईआर होगी। जी, ये कम से कम जो ईडी इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करेगी। बाबा जी, ये जो ग्रीन फाइल दिखाई दे रही है, जो उठाई है जाकर के ममता बनर्जी ने,
आपको क्या लगता है क्या होगा इसमें जो इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद मुख्यमंत्री को चल करके जाना पड़ा? किसी और को भी तो भेज सकती थी, लेकिन हाँ खुद गई, खुद जाकर के उस फाइल को उठाया और अपने साथ बिल्कुल सीने से चिपका करके रखे हुए रही, जब संबोधित कर रही थी तब भी, और अपनी गाड़ी में भी रखने के लिए किसी अधिकारी को नहीं दिया। ये फाइल अपने पास ही रखी उन्होंने। तो इतनी संवेदनशील फाइल है क्या ये? नहीं सर, मैं नहीं मानता हूं कि इस फाइल में ऐसा कुछ होगा इतना संवेदनशील। ये ममता बनर्जी की सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिक्स है सर, और कुछ भी कहें आप, ममता बनर्जी बहुत ही ड्रामेटिक एक्शन करती हैं। उनका जो नाटक नौटंकी करने का और जो क्षमता है ना, वो एकदम मुझे तो अचंभित करती है कि ये औरत कितना बड़ा नाटक कर सकती है और अपने वोटर्स को ये इंप्रेस करने का इसका एक तरीका है। और इधर पीछे कुछ नहीं, ये डिफेंसिव दिखाई देने लग गई थी। आपको ध्यान होगा इसने कितने यू टर्न्स किए, एसआईआर नहीं होने दूंगी, अचानक हो गया एसआईआर। वक्फ बोर्ड लागू नहीं होगा, वक्फ बोर्ड भी लागू हो गया। उस चक्कर में बेचारे मौलाना साहब लोग अपनी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की थी वो रजिस्ट्री नहीं करा पाए, अब करा रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं। कहती थी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, भर दिया। तो सर इतने सारे यू टर्न मार के ना ममता बनर्जी अपने वोटरों में बड़ी डिफेंसिव दिखाई देने लग गई थी। तो उन्होंने ये जो है एक नाटक किया है। और एक बात बताइए ना, वो आपका एकदम सवाल सही है कि ये जो छोटे भैये नेता हैं ये अक्सर थानों में घुस के अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं। उसके लिए उतने अच्छा, मैंने तो एक बार मुलायम सिंह को भी देखा है, या अगर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर कोई समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नेता था कि थाने जाके और अपने लोगों को छुड़ा लाया था। ऐसी बात नहीं सर, वो सिर्फ फोन कर देता तो भी छोड़ देता, थानेदार की औकात नहीं होती, पर वो सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए थाने तक आना कि देखो मैं तुम्हारे लिए सब काम छोड़ के थाने तक आया हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये अपने वोटर को एक मैसेज देने का वही थिएट्रिक्स थी। ममता बनर्जी की भी ये थिएट्रिक्स। और दूसरी बात सर, ये विक्टिम कार्ड जहां तक प्ले करना है कि अगर ममता बनर्जी को बर्खास्त कर देगी, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता हूं सर। आज की तारीख में ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी से, बूथ कैप्चरिंग से और अपने खिलाफ वोटरों को धमका के उनको बूथ तक आने से रोक के चुनाव जीतती है। सरेआम गुंडागर्दी होती है बंगाल में और लोगों को धमकाया जाता है। प्री पोल वायलेंस होती है, पोस्ट पोल वायलेंस होती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और सरेआम धमकी दी जाती है कि ये जो सुरक्षा बल है ये आज ही भर दिखाई दे रहे हैं, कल तो तुमको हमारे ही अंगूठे के नीचे आना है। तो सर अगर सचमुच एक चुनाव, मैं ये मानता हूं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा के मोदी जी करा लेंगे तो ममता बनर्जी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई देगा बंगाल में। लोग इतने भरे बैठे हैं, पर वो जो उनका गुंडागर्दी का जो तंत्र है, जो कि इन्होंने असल में सीपीएम से इनहेरिट किया है और 50 साल का ये तंत्र है, 50 साल पुराना गुंडों का तंत्र है, जिन्होंने, मैं तो ये मानता हूं कि बंगाल में पूरा देश आजाद हुआ 1947 में, बंगाल में कभी आजादी आई ही नहीं। आज आप ममता बनर्जी के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना तो दूर, आप इसी किसी पोस्ट को लाइक कर देंगे ना, अगर आपका लाइक दिख जाएगा तो 1 घंटे बाद टीएमसी के गुंडे आपके दरवाजे पे आ जाएंगे। ये एकदम मैं आपको एकदम स्पष्ट मतलब लोगों के अनुभव की भी बता रहा हूं। आप ममता बनर्जी के खिलाफ किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक भी नहीं कर सकते हैं, ये गुंडागर्दी है। और इसका सर एक ही हल है, राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराइए।
जी। वीरेंद्र जी, अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं किसी प्रदेश में तो 6 महीने में संसद से उसकी पुष्टि कराने की जरूरत पड़ती है। तो 6 महीने के भीतर तो वहां विधानसभा चुनाव ही हो जाएंगे, पुष्टि कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या राष्ट्रपति शासन का विकल्प है? और विकल्प अगर है तो क्या हिम्मत भी है, क्या इच्छा शक्ति भी है केंद्र की? और ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं कहता है। केवल उत्तराखंड लेकिन में जिस हर तरीके से ये हुआ था, इसके अलावा मोदी जी के कार्यकाल में कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। जी जी, कांग्रेस के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में तो आर्टिकल 356 का जो है मनमाने तरीके से सदैव उपयोग किया गया है। लगभग 90 घटनाएं हैं जब सरकारों को बर्खास्त किया गया इंदिरा गांधी के लंबे कार्यकाल में। ये ऑप्शन सरकार के पास सदैव है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन आर्टिकल 356 के पहले जो आर्टिकल 256 है, उसमें 256 में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को डायरेक्शन देने का अधिकार है, और वो डायरेक्शन मैंडेटरी है, आपको मानना है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। क्यों? तो मोदी सरकार ने आज तक वो जब कभी आर्टिकल 256 का प्रयोग नहीं किया, तो ये 356 का प्रयोग करेंगे ऐसी तो कोई मुझे संभावना नहीं लगती है। लेकिन दूसरी बात, उत्तराखंड की घटना को छोड़ दें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज तक जो उनकी कार्यशैली रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस व्यवस्था में जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत ही कार्य होना चाहिए, और जो हमारा राजनीतिक विरोधी है उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा चुनाव में ही परास्त किया जाना चाहिए, और सरकार के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो पॉलिटिकल समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसे मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, तब केंद्र सरकार के ऊपर इस बात का दबाव था, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल 1 महीने से अधिक जेल में रहे, केंद्र सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, और जब फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधिवत राजनीतिक लड़ाई को इलेक्शन में लड़ करके बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के नाम के विरोधी को सत्ता से बाहर किया और अपने विरोधी को परास्त किया। और अब तक जो 12 साल से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, बीजेपी ने जो संयम दिखाया है ममता बनर्जी को लेकर के, तो मुझको इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आती कि अब जो है 2 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने संयम को तोड़ करके कोई दाग लेना चाहेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसी के जरिए ममता बनर्जी की पार्टी को हरा करके बीजेपी सत्ता में आना चाहेगी। और अगर ये हो सकता है जो बाबा जी कह रहे हैं थिएट्रिक्स है, और थिएट्रिक्स में प्रोवोकेशन भी जुड़ा हुआ है। सरकार को बाकायदा जो है ये एक केंद्र सरकार की सत्ता को चुनौती देने की कार्रवाई है। और आज जो हुआ है ये हर दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के दायरे में केस बनता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। अब जरा मूल सवाल पर आते हैं जिसको लेकर के कार्यक्रम किया है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां, खास तौर से वंशवादी और भ्रष्टाचारवादी पार्टियां, जब जब शिकंजे कसे जाते हैं, जब जब छापे पड़ते हैं, जब जब इनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, विक्टिम कार्ड क्यों खेलना शुरू कर देती हैं? कानून का सामना करो ना। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हो, अगर किसी पार्टी का नेतृत्व करते हो या राज्य के मुख्यमंत्री भी हो और आपने पाप कर रखे हैं, लूटपाट कर रखी है, भ्रष्टाचार कर रखा है, अंधेरगर्दी मचा रखी है, तो फिर उसके लिए तैयार रहो ना जांच का सामना करने के लिए। सर देखिए, मैंने ये पाया है कि इन विपक्षी पार्टियों के पास न तो कोई एजेंडा है, न कोई कार्यक्रम है जिसमें ये जनता का भला कर सकें और अपने जनता की, अपने प्रदेश की समस्याओं का कोई लॉन्ग टर्म हल निकाल सकें, या उनको उन समस्याओं से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकें। ये सिर्फ और सिर्फ
ऊपर वो बैंडेड की चेपी लगा दी जाती है ना, छिल जाता है तो ये इनके यहाँ अंदर कैंसर पल रहा है और ये ऊपर से बैंडेड की चेपी लगा के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने आपका इलाज कर दिया है। और सर इनके पास न तो कोई नीति है न कोई कार्यक्रम है ही नहीं है, और इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। मैं आपको बताऊं, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो जो लालू की बेटी है मीसा भारती, उन्होंने अपनी सांसद निधि का एक भी पैसा नहीं खर्च किया। और अभी आपने भट्ट साहब ने 2 राज्य सरकारों का नाम लिया, तमिलनाडु और बंगाल का, नहीं सर सबसे बड़ा तो पंजाब का केस है। हाँ, वहां भी है। वो केंद्र की एक भी योजना को अपने यहां लागू नहीं कर रहे और केंद्र के द्वारा भेजे गए पैसे को केंद्र की योजनाओं की जगह अपनी ही वैसी पैरेलल योजनाएं बना के उनमें खर्च कर रहे हैं। कोई हिसाब नहीं देते, ऑडिट नहीं कराते और उसके बाद झूठे आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमें पैसे नहीं दे रहा। केंद्र कह रहा है भैया जो पिछला दिया था उसका हिसाब दो, अगले पैसे ले जाओ। सर उन्होंने कोई योजना केंद्र की लागू नहीं कर रखी और अपनी योजनाएं सारी उनकी फर्जी हैं। जैसे आप ये मोहल्ला क्लिनिक की योजना दिल्ली में फेल हुई, ये आके पंजाब में उन्होंने वही योजना लागू कर दी और एनआरएच की जो योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उनके बोर्ड पोत के वहां पे मोहल्ला क्लिनिक किया। क्या सिर्फ जो केंद्र के जो क्लिनिक और ये योजनाएं चलती थी ना उन पे नाम पोत के अपना मोहल्ला क्लिनिक नाम लिख दिया। ये तो इनकी योजनाएं हैं सर। तो फिर ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड अगर नहीं प्ले करेंगी तो करेंगी क्या? और सर ये असल में इन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। ये जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और इनके पास इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये समझते हैं कि जनता को हमेशा बेवकूफ बनाया जा सकता है। अच्छा एक चीज और बताइए ना, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं हर 5 साल में दे रेयरली रिपीट देयर गवर्नमेंट्स, और भाजपा ज्यादातर राज्यों में लगातार रिपीट कर रही है। क्यों सर? क्योंकि भाजपा ने हमेशा डिलीवरी की राजनीति की है। भाजपा ने सचमुच वो सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए ठोस योजनाएं बनाई हैं। और सर इसका लाभ लेते हुए मैंने लोगों को सचमुच देखा है, अपने गांव में देखा है कि हमारे गांव का जो सबसे गरीब तबका था, मुसहर बस्ती जो थी, उसमें कैसे मतलब कल्याण हुआ और कैसे उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, कैसे उनकी जीवन शैली इंप्रूव हुई। ये मैंने अपनी आंखों से पिछले 10 साल में देखी। 10 साल पहले की वो झोपड़ियां उनकी मुझे अच्छी तरह याद है। आज वहां पे सब पे प्रधानमंत्री आवास के घर, उज्ज्वला योजना, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ है उनके पास। बाबा जी मैं केवल आपको एक बार याद दिलाता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का लाल किले की प्राचीर से जो पहला भाषण था 15 अगस्त 2014 को, उसमें पीएम ने कहा था हमें विकास को जन आंदोलन बनाना है, और दूसरी बात कही थी जैम, जनधन आधार मोबाइल। क्या आज आप नहीं मानते कि भारत में विकास एक जन आंदोलन है? अगर 12 करोड़ लोगों को अगर एलपीजी कनेक्शन मिला है और करीब 4.5 करोड़ लोगों को आवास मिला है, 2 करोड़ लोगों को आवास देने का पैसा जारी हो गया है, 10 करोड़ से अधिक लोगों को जो है पूरे देश में बिजली कनेक्शन मिला है, और पीएम किसान सम्मान योजना में 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लोगों के खाते में जा चुका है। पिछले 8 सालों में पूरे देश में जनता के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 45 लाख करोड़ रुपए गया है। दिस ऑल कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। तो क्या तो ये एक दिखाता है ना कि सरकार के पास जो बॉटम अप है, यानी जो अंत्योदय योजना थी दीनदयाल उपाध्याय की, कि सब पावदान के सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसका उदय करो, उसके चलते पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं। तो ये एक दिखाता है ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोहेसिव इकोनॉमिक एक विजन सरकार का था,
क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी में कभी आपको कोई ऐसा ऑर्गेनाइज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक विजन दिखा जिसमें समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो? कभी दिखा आपको? नहीं दिखा। तो क्षेत्रीय पार्टियों में कुछ है ही नहीं। जो डीएमके है उसका एक ही एजेंडा है, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाओ, हिंदुओं को गाली दो, मंदिरों पे कब्जा करो, मंदिरों के सोने को उठा के बेचो, मंदिरों की जमीन को बेचो, और कैसे हो सके तो जो है वहां की मंदिरों की अथाह संपदा को लूटो और बर्बाद करो। तो ये बताइए, आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तो क्षेत्रीय पार्टियों की ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि ये केवल जो है एक बस की ये जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर या रीजनल आइडेंटिटी के आधार पर किसी भी तरीके से 20%, 25% वोट बैंक इकट्ठा करो, सत्ता में आओ, लूटो, मौज मारो, और फिर मौका और लगातार इस खेल में लगे रहो। ये तो फिलॉसफी है क्षेत्रीय पार्टियों की, और वही ममता बनर्जी की है, वही यूपी में है, वही बिहार में है, और वही तमिलनाडु में है। मैं बाबा जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं, उनको जाना भी है। बाबा जी, क्या क्षेत्रीय पार्टियां, और ये पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी, जिन तौर तरीकों से इन लोगों ने राजनीति की है, सत्ताएं चलाई हैं, पैसा बनाया है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं? लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका। एक ऐसा सिरफिरा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। उसने भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का जैसे बीड़ा उठाया हुआ है। ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझ रहे हैं इसीलिए चिल्लाते हैं जब भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? सर, पहली बात तो ना, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज, इनको पनपने का मौका ही इसलिए मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको स्पेस दिया। कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी नकारा हो गई थी और अपनी परिवारवादी राजनीति के चलते इतनी, और वो तो सर ये इसीलिए तो ये सारी रीजनल पार्टीज पैदा हुई। और अब जब इस उनकी स्पेस को धीरे धीरे बीजेपी ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब ये पतन की ओर है और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी स्मार्ट प्ले करे, अगर आज से 10 साल पहले 2014 में ही कांग्रेस अगर चेत गई होती, कायदन तो इनको बहुत पहले, जब मुसलमान इनके हाथ से गया था ना सर, मुसलमान और दलित, ये दो बड़े वोट बैंक जब इनके हाथ से गए थे, तभी इनको चेत जाना चाहिए था कि ये रीजनल पार्टीज हमें खा गई हैं। अब इनको शायद अकल आ जाए। तो सर रीजनल पार्टीज का तो अंतिम समय चल रहा है। आप अगले 10 साल में देश की लगभग सभी बड़ी रीजनल पार्टीज को खत्म होते हुए देखेंगे। तो और सर मोदी जी ने इनकी ऑबिचुरी लिखनी शुरू कर दी है। ये तो जो भी थोड़ा बहुत जिंदा है ना, ये कांग्रेस की गलतियों के कारण जिंदा है। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी सुधर जाए, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, और सर इनको पता लग चुका है कि अब इनके अंतिम दिन है और ये जा रहे हैं अब। और इनका देखिए, भ्रष्टाचार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब छोटे लेवल पर भी लोग भ्रष्टाचार करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी कभी भी आपकी किसी भी घटना को रिकॉर्ड कर ले रहा है, आपको एक्सपोज कर दे रहा है, और सूचना का विकेंद्रीकरण हुआ है। सूचना जो है पहले सिर्फ समाचार पत्रों और चैनल्स के हाथ में थी, अब वो आम आदमी के हाथ में चली गई। हर आदमी एक अखबार और एक चैनल का मालिक हो गया है और खुद संपादक और पत्रकार हो गया है। मेरे गांव में सर, सैदपुर तहसील में 100 से ज्यादा लड़के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और छोटी छोटी घटनाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ऐसे में जब ये जो सूचना का जो विस्फोट हुआ है ना, ये इनकी घटिया राजनीति को खत्म कर देगा। और ये तो अभी शुरुआत है सर, सिर्फ 5 साल और रुक जाइए। 5 साल बाद एक एक शब्द और एक एक घटना को जनता वेरीफाई करेगी कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये तिलमिलाहट बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
और आप किसी भी समय जब आप उचित समझें जी आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भट्ट साहब, मैं ये पूछ रहा था कि ये तिलमिलाहट अकेले कलकत्ता में नहीं है। ये तिलमिलाहट हमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रोज़ प्रधानमंत्री को गाली देना, खुद भी अपने प्रवक्ताओं से दिलवाना, क्योंकि वो परिवार भी भ्रष्टाचार में अ, अब तो उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो अलग-अलग जगहों पर जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा, और मोस्टली या तो कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं ये, या कांग्रेस की कृपा दृष्टि इनके सिर पर किसी ना किसी रूप में रही है, जो इस समय भ्रष्टाचार में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है, तो कांग्रेस पार्टी है। देखिए वो अब वो तो बात इतिहास की हो जाएगी। मूल बात ये है कि सोनिया गांधी ने जब से कांग्रेस पे कब्जा किया है 98 में, तब से कांग्रेस जो उसकी आजादी के पहले से भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी मध्य मार्ग की जो पॉलिटिकल स्पेस थी, उसको उसको कांग्रेस लगातार वेकेट उसको कांग्रेस लगातार खोती जा रही है। आप ये कह सकते हैं उसको उसको बीजेपी ने छीन लिया है, या जिसको ये बात पसंद ना हो तो वो ये कह सकता है कि कांग्रेस वेकेट करती जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने बीजेपी ने अपने परिश्रम से राष्ट्रवादी और मध्यमार्गी स्पेस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, और हिंदुत्व के नाम पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर उन्होंने भारत में एक नई पॉलिटिकल स्पेस, एक नई सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट की है। तो कांग्रेस के लिए जो पिछले 80 साल का 100 साल का जो उसका परिश्रम था, जो उसने स्पेस क्रिएट की थी, अर्न की थी अपने, और अपने वहां पे जड़ें जमाई थी, अब अगर उसको कांग्रेस पूरी तरीके से खो चुकी है, तो अब ये एक दो जनरेशन में वापस आने वाली नहीं है। ये भारत बहुत बड़ा देश है, विविधता से भरा देश है, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार नए ग्राउंड गेन कर रही है तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में, तो ये कहा जाता था कि बीजेपी का दक्षिण में कुछ नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बाद बीजेपी इन दोनों राज्यों में एक मेजर पोल के रूप में उभरने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के सामने एक ही विकल्प रह गया है कि वो केवल मुसलमानों को टारगेट करे, क्रिश्चियन को टारगेट करे, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, उसको लगातार वो कैसे इरोड कर सकती है, कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकती है, ये काम वो करे। और नरेंद्र मोदी की जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो जो इंस्टीट्यूशन स्टेट को, गवर्नमेंट को सस्टेन करते हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, इन पर भी लगातार जो है कीचड़ फेंको, इन पर भी, इनको भी जो है लगातार जो है क्रेडिबिलिटी पर, लेजिटिमेसी को इरोड करो। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी, तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी बताइए हो रहा है प्रदर्शन। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जो वामपंथी लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे हाई कोर्ट के आदेश से यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके सामने सबसे सामान्य विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन अब आप जजों को गाली देंगे। तो ये अभियान जो कांग्रेस का चल रहा है, ये कांग्रेस के लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। और इससे जो है विदेशी शक्तियों को भारत में पांव जमाने का, देश का नुकसान पहुंचाने का, देश को डिस्टेबलाइज करने का, जगह जगह अशांति पैदा करने का, जैसा हो रहा है मणिपुर में पिछले 4 सालों से, या यूपी, या जो 2000 या 2021 में जो शाहीन बाग में किया गया नागरिकता कानून के ऊपर, या जो किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून के आधार पर जो 1 साल जिहाद किया गया दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, ये सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं, और इसको नाम दिया गया टूल किट। ये टूल किट का अपोजिशन है। ये रोज एक ना एक लाता कैसे जो है बवाल किया जाए। अब जिस तरीके से नाम रखे पृथ्वीराज चौहान वाला, हालांकि वो पृथ्वीराज चौहान थे, ये चहवाण है। अब ये बताइए कि ये एमपी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राज्य मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, और जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, आपको लगता नहीं कितने शॉकिंग है। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला,
तो ये सब जो है कोई ये असावधानी में दिए गए बयान नहीं है। ये बाकायदा बहुत संगठित अभियान का हिस्सा है, जो दिग्विजय सिंह भी बोलते हैं, जयराम रमेश भी बोलते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं और राहुल गांधी तो लगातार बोल ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे आपका फोकस नहीं है, गवर्नेंस पे फोकस नहीं है, इंस्टीट्यूशन में फोकस नहीं है, तो करप्शन रोकना तो कांग्रेस के एजेंडा में कभी था ही नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार अगले महीने फरवरी में अपना 13वां बजट पेश करने जा रही है, लेकिन 13 सालों पिछले 12 साल सरकार के पूरे हो गए हैं। आप लोकसभा में या राज्यसभा में कांग्रेस के किसी नेता का एक भी भाषण का कोई ऐसा अंश आपको याद नहीं होगा जिससे मोदी सरकार को परेशानी हुई हो या सरकार कॉर्नर हुई हो, सरकार घिरी हुई हो। ये केवल बाहर गाली देते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा संसद का इतना बड़ा फोरम है जहां पे आप जो है सरकार के खिलाफ गोलबंदी कर सकते हैं। सरकार से आपको परेशानी है तो सरकार के ऊपर आप हमला बोल सकते हैं, जैसा कि बीजेपी ने 10 साल में किया मनमोहन सिंह के राज में। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, बस दुनिया भर में घूम घूम कर ये मोदी को गाली बकते हैं। भारत के संविधान को, भारत की संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को ये जो है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करते हैं। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग के बारे में जो अभी नवंबर में रैली कांग्रेस की हुई थी, किस तरीके से तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर के कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया, वोट चोरी, आप बताइए। तो ये सब जो अभियान चल रहा है, तो ऐसे मुद्दे में तो जो क्षेत्रीय पार्टियों का भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी मुद्दा बनेगा ही नहीं। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।